दोस्तों नमस्कार, मैं बीएम मिश्र अनसुने किस्से में आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों इस मंगलवार मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी अनोखी वसीयत। जगत ने दोनों बेटों को अपने करीब आने को कहा। सुनो बेशर्मो, मेरी जान जा रही थी और तुम अस्पताल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तुम दोनों तो ऐसे उलझे थे जैसे तुम्हारी ही जेब का पैसा खर्च होना था। भगवान तुम जैसी नीच औलाद किसी को ना दे। तुम जब मेरे ही पैसे से मेरा ही इलाज करवाने में हिचक रहे थे, तो यदि खुद के पैसे से करवाना होता तो क्या करते? लगता है तब तो मुझे घर के अंदर ही मार डालते। तो आइए सुनते हैं लालच में फंसे बेटों को सबक सिखाने के लिए एक पिता के अद्भुत निर्णय की ये पारिवारिक कहानी। पापा, ये वर्मा जी रोज रोज काहे चले आते हैं मुंह उठाए? इनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? सुबह सुबह आकर मूड खराब कर देते हैं। राजेश ने अपने पिता जगत नारायण से नाराजगी भरे लहजे में पूछा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वर्मा जी के आने से उसका बड़ा नुकसान हो रहा हो। जगत नारायण कुर्सी पर पसरे कुछ सोच रहे थे। जब तक उनके पास वर्मा जी बैठे थे तब तक वो प्रसन्न थे। जैसे ही वर्मा जी गए वैसे ही उनका चेहरा उदास हो गया। बड़े बेटे राजेश की तेज आवाज सुनकर उन्होंने अपनी कमर सीधी की और सिर ऊपर उठाकर बोले, तुम्हें कोई दिक्कत है वर्मा जी के आने से? अगर वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते तो तुम उनके सामने निकला ही न करो, बात खत्म। हाँ पापा, मुझे दिक्कत है उनके आने से। मुझे मालूम है कि वो आपको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं। कभी घर की चर्चा, कभी आपके बैंक बैलेंस और रिटायरमेंट के पैसों की चर्चा। ये सब क्या है? क्या वो समझाएंगे कि आपको क्या करना है? जैसे ऊपर वाले ने उन्हीं भर को बुद्धि दे रखी है, बाकी हम सब बेवकूफ हैं। राजेश ने तपाक से जवाब दिया और जगत नारायण को घूरते हुए घर के अंदर चला गया। वर्मा जी जगत नारायण के इकलौते पड़ोसी थे जो हर सुबह उनके पास आते थे। वो रोज करीब घंटे भर जगत के पास बैठकर गप्पे हाँकते, फिर खाना बनाने को देर हो रही है, अब चलना चाहिए कहकर चले जाते। वर्मा जी फौज में सैनिक थे। सेवानिवृत्त होकर जब गांव पहुंचे तो हफ्ते भर बाद पत्नी ने सीधे कह दिया, अभी आपकी सेहत ठीक है, कोई पार्ट टाइम काम ढूंढ लीजिए। काम करते रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे और कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। वैसे भी पिता का धर्म होता है कि अपनी जमा पूंजी बच्चों के लिए बचा कर रखे, ताकि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत ना आए। पत्नी की बातों में सलाह कम, आदेश का पुट ज्यादा था। वर्मा जी को लगा जैसे वो रिटायरमेंट के बाद पत्नी के सिर पर बोझ बनकर बैठ गए हों। उन्होंने दूसरे दिन ही शहर में स्थित एक बैंक में गार्ड की अस्थायी नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। फौज में सेवा देने के कारण उन्हें वरीयता मिली और बैंक प्रबंधन ने उन्हें तुरंत काम पर रख लिया। वर्मा जी शहर आ गए। यहाँ एक छोटा सा किराए का कमरा लेकर रहने लगे। रात में बैंक की पहरेदारी करते और दिन में आराम। खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, घर का हर काम वो खुद अपने हाथ से करते। कुछ दिन रहने के बाद जब उन्हें अकेलापन सताने लगा तो उन्होंने जगत नारायण से जान पहचान बनानी शुरू कर दी। जगत नारायण भी हाल ही में सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे और घर में अक्सर अकेले ही बैठकर समय काटा करते थे। इसलिए वर्मा जी की पहल को उन्होंने स्वीकार कर लिया। घनिष्ठता बढ़ती गई और अब ऐसा हो गया था कि एक बार बिना मिले न जगत नारायण को चैन मिलता और न ही वर्मा जी को। रोज सुबह वर्मा जी जगत नारायण के घर आ जाते और बैठकर घंटों बतियाते। चूंकि दोनों जन सेवानिवृत्ति के बाद के कड़वे दौर से गुजर रहे थे, इसलिए ज्यादातर समय भविष्य के प्लान और बच्चों के बारे में ही बात करते रहते। वर्मा जी को सेवानिवृत्ति के बाद पहला झटका लग चुका था,
इसलिए वो जगत नारायण को हमेशा समझाते, देखिए जगत भाई, अपने जीवन भर की जमा पूंजी गलती से भी दूसरों के हाथ न सौंपिएगा, नहीं तो धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी। आज के युग में खाली हाथ होना बहुत बड़ा अभिशाप है। अपने लिए ना तो आप खुद कुछ कर पाएंगे और ना ही वो कुछ करेंगे जिनके लिए आपने पूरा जीवन खपाया। मैं यही तो भोग रहा हूं। रिटायर होने के बाद जो पैसा मिला भावनाओं में बहकर बेटे के खाते में जमा करवा दिया। सोचा कि अब सारी जिम्मेदारी इसे ही क्यों न सौंप दूं। उसका फल ये मिला कि घर में एक हफ्ते भी आराम न कर पाया। पत्नी भी बेटे की ही भाषा बोलने लगी। वर्मा जी जब ये सब बातें करते तो जगत नारायण को लगता कि जैसे वो उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हों। जगत को वर्मा जी की बातों में सच्चाई दिखती। उनके मन में भी कई बार विचार आया कि घर द्वार रुपया पैसा सब बच्चों को सौंप दूं और जीवन के बचे दिन आराम से गुजारूं। लेकिन फिर न जाने क्यों उन्हें लगता कि कोई उन्हें रोक रहा है और वो पीछे हट जाते। 6 महीने से ऊपर हो गए जगत को रिटायर हुए। अब तक उनका मन क्या करूं क्या न करूं के बीच झूल रहा था। जगत नारायण के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश ठेकेदारी करता था और छोटा बेटा ध्रुव किसी नामी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। दोनों की शान शौकत भरी जिंदगी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जगत के रिटायर होने के बाद बीच बीच में वो उनकी संपत्ति के बारे में जिक्र करते रहते थे। हालांकि जगत बड़ी होशियारी के साथ उनकी बातों को टाल देते थे। एक दिन राजेश और ध्रुव आपस में बात कर रहे थे। राजेश कह रहा था, देखो ध्रुव, पापा के पास ज्यादा कुछ तो है नहीं। मैं चाहता हूं कि ये घर तुम ले लो और उनके रिटायरमेंट के पैसे मैं ले लूं। ठेकेदारी में लगा दूंगा तो मेरी आमदनी बढ़ जाएगी। ध्रुव राजेश की राय से सहमत था, लेकिन दोनों भाई साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि ये बात पापा से कैसे की जाए। राजेश और ध्रुव अपना प्लान फाइनल करने के बाद चुप बैठे थे और जगत नारायण उनकी बात सुनकर अपने कमरे में बैठे मुस्कुरा रहे थे। हालांकि मन उनका भी कह रहा था कि बेटे ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी अंतिम निर्णय लेने के पक्ष में नहीं थे। दिन बीतते रहे। जगत नारायण को रिटायर हुए साल भर बीत गए। उनकी दिनचर्या वैसे ही चलती रही। सुबह वर्मा जी के साथ गपशप, फिर नहाना धोना, खाना और बाकी के बचे समय में कुछ न कुछ सोचते रहना। जगत को लगता कि जैसे वो एक बाउंड्री के अंदर सिमट कर रह गए हों। एक दिन सुबह जब वर्मा जी आए तो वो थोड़ा जल्दबाजी में थे। जगत ने कारण पूछा तो वर्मा जी ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए गांव जा रहा हूं, बस यही बताने आया था। ये कहकर वर्मा जी चले गए। लेकिन वर्मा जी तीसरे दिन फिर जगत के पास आ पहुंचे। जगत ने गांव से जल्दी लौट आने की वजह पूछी तो वर्मा जी की आंखें छलछला पड़ी। क्या बताऊं जगत भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गांव में पत्नी और बेटे ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक कि मेरे कमरे में भी बेटे ने अपना डेरा जमा लिया है। मुझसे कहता है कि अब गांव क्या करने आए हैं, क्या रखा है आपका यहाँ, जाइए शहर में ही रहिए और ठीक से अपनी नौकरी करिए। वर्मा जी का गला रुंध गया। वो चुप हो गए। जगत ने एक लंबी सांस ली। हाँ वर्मा जी, आपने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कहने के बाद जगत का चेहरा उतर गया। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ऐसी ही हालत मेरी भी न हो जाए। वो दिन भर उदास बैठे रहे, खाना भी नहीं खाया। उम्र बढ़ने के कारण वो थोड़ा कमजोर हो चुके थे। पूरे दिन खाली पेट रहने के कारण रात में उन्हें गैस की समस्या सताने लगी। पेट में दर्द उठा और धीरे धीरे सीने तक जा पहुंचा। रात करीब 12 बजे दर्द असहनीय हो गया। उनकी कराह सुनकर दोनों बेटे आए।
जगत ने उनसे अस्पताल ले चलने को कहा। जगत की पीड़ा की अनदेखी करते हुए दोनों बेटे कमरे से बाहर आए और धीमे स्वर में बात करने लगे। उनकी बातें जगत के कानों तक पहुंच रही थीं। छोटा बेटा ध्रुव जगत को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने को कह रहा था, जबकि बड़ा बेटा राजेश चाहता था कि पापा को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। वजह साफ थी, चूंकि पिता के पैसे पर राजेश का दावा था, इसलिए वो उनका इलाज सरकारी अस्पताल में कराने पर जोर दे रहा था ताकि पैसे कम खर्च हों। वो सोच रहा था कि प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और पिता के खाते का बैलेंस कम हो जाएगा। ध्रुव का क्या आता जाता है, उसकी दावेदारी तो घर पर है, घाटे में तो मैं पड़ जाऊंगा। जगत कराहते रहे और रात भर दोनों बेटे इस बात में उलझे रहे कि इलाज सरकारी अस्पताल में कराया जाए या प्राइवेट में। सुबह तक जगत की हालत ज्यादा बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। इसी बीच रोज की तरह तय समय पर ठीक 8 बजे पड़ोसी वर्मा जी भी आ गए। उन्होंने जब लान में जगत को नहीं देखा तो आवाज लगाई। वर्मा जी की आवाज सुनकर जगत के दोनों बेटे बाहर आए और बताया कि पापा की तबीयत खराब है। वर्मा जी दौड़ते हुए जगत के पास पहुंचे। उन्हें जब पता चला कि जगत की तबीयत रात से ही खराब है तो वो राजेश और ध्रुव पर बहुत नाराज हुए। सखा धर्म निभाने के लिए वर्मा जी बाहर निकले और तुरंत ही एक रिक्शे वाले को बुलाया। वो जगत को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे राजेश और ध्रुव भी चल पड़े। वर्मा जी जगत को लेकर एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे। ये देखकर राजेश का गला सूख गया। जगत का इलाज शुरू हुआ और वो 2 दिन में पूरी तरह से ठीक होकर घर पहुंच गए। सुबह का वक्त था। जगत घर के बरामदे में आराम कर रहे थे। राजेश और ध्रुव अपराधी की भांति उनके अगल बगल खड़े थे। इसी बीच वर्मा जी भी आ गए। जगत के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। पहले तो उन्होंने अस्पताल ले जाने के लिए वर्मा जी का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद दोनों बेटों पर ऐसे बरसे मानो अचानक कोई प्रलयकारी बादल फट गया हो। पहली बार पिता का ऐसा रौद्र रूप देखकर दोनों बेटे सहम गए। जगत ने दोनों बेटों को अपने करीब आने को कहा। सुनो बेशर्मो, मेरी जान जा रही थी और तुम अस्पताल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तुम दोनों तो ऐसे उलझे थे जैसे तुम्हारी ही जेब का पैसा खर्च होना था। भगवान तुम जैसी नीच औलाद किसी को न दे। तुम जब मेरे ही पैसे से मेरा ही इलाज करवाने में हिचक रहे थे तो यदि खुद के पैसे से करवाना होता तो क्या करते? लगता है तब तो मुझे घर के अंदर ही मार डालते। क्रोध से लाल हो रहे जगत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उनमें कहीं से अपार ऊर्जा आ गई हो। कान खोलकर सुन लो, अपने जीते जी किसी को एक पाई नहीं दूंगा। मेरे मरने के बाद तुम्हें जो करना हो करते रहना। ये कहकर जगत थोड़ा शांत हुए और वर्मा जी की ओर देखते हुए बोले, वर्मा जी, कल एक वकील ले आइएगा, वसीयत करवानी है। दूसरे दिन वर्मा जी जब वकील लेकर पहुंचे और जगत का निर्णय सुना तो वो दंग रह गए। जगत ने वकील से कहा, पहले तो आप ये घर वर्मा जी के नाम लिख दीजिए, क्योंकि यदि ये न होते तो आज मैं जीवित न होता। फिर बाकी संपत्ति आधी आधी मेरे दोनों बेटों के नाम लिख दीजिए। इसके बाद जगत ने जो कहा वो शायद ही इस कलयुग में कभी किसी ने कहा हो। वकील साहब, दोस्त से बड़ा हितैषी, दोस्त से ज्यादा करीबी खून का भी रिश्ता नहीं होता। खून के रिश्तों में स्वार्थ होता है, जबकि दोस्त आपकी निस्वार्थ मदद करते हैं। वर्मा जी ने मेरे बुरे दिन में मेरा साथ दिया। मैं दर्द के मारे छटपटा रहा था और मेरे बेटे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ऐसे ही नीच बेटे और पत्नी के कारण आज वर्मा जी बेघर हैं। इसलिए मैं अपना ये घर
उन्हें सौंप कर जाना चाहता हूँ। वैसे भी इस पवित्र घर में, जिसे मैंने अपना खून पसीना एक करके बनाया, इन निर्दय औलादों के लिए कोई जगह नहीं है। जाते जाते मैं एक पुण्य का काम करना चाहता हूँ, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिले। जगत का ये फैसला सुनकर वहां खड़े सभी लोग अवाक रह गए। वकील साहब भी स्तब्ध थे। शायद उन्हें अपने जीवन में ऐसी वसीयत पहली बार लिखनी पड़ रही थी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।